नमस्कार, आप देख रहे हैं एनओआई 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 20 अगस्त 2026, दिन है गुरुवार। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रात को 9:19 तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। और आज ही के दिन जो है मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत भी रखा जाएगा। अभिजीत मुहूर्त की अगर बात की जाए तो दोपहर के 12:16 से लेकर दोपहर के 1:07 तक का समय अभिजीत मुहूर्त का रहेगा। राहु काल की अगर बात की जाए तो राहु काल का समय दोपहर को 2:17 से लेकर 3:52 तक का समय जो है वो राहु काल का रहेगा। अब नजर डालते हैं इस बुलेटिन की अहम और बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। अमित शाह और राजनाथ सिंह की अहम बैठकें होंगी। क्षेत्रीय विकास और रक्षा सहयोग पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 अगस्त 2026 को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जहां दक्षिण राज्यों के बीच में सुरक्षा और नदी जल विवादों जैसे मुद्दों पर मजबूत किया जाएगा। इसी दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत और प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और रक्षा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। ये दोनों कार्यक्रम देश की आंतरिक सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोग और वैश्विक राजनीतिक साझेदारी को नया आयाम देने के लिए अहम माने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विशेष अदालत में बिजली विवादों का होगा त्वरित समाधान। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं के वित्तीय और मीटर संबंधी विवादों का मौके पर ही निपटारा करने के लिए इस विशेष अदालत का आयोजन कर रहे हैं। इस पहल के तहत गलत बिल, त्रुटिपूर्ण मीटर रीडिंग और लंबे समय से लंबित तकनीकी समस्याओं की सीधी सुनवाई करके उन्हें तुरंत सुलझाया जाएगा। इससे कस्टमर्स के साथ समय की बचत होगी और उन्हें दफ्तरों के चक्कर काटने की परेशानी से राहत मिलेगी। अधिकारी और उपभोक्ता जो है आमने सामने बैठकर पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से आपसी सहमति से मामलों का अंतिम रूप में निपटारा करेंगे। अब बात करते हैं नीट यूजी 2026 की। तो राउंड 1 सीट आवंटन परिणाम की तारीख में बदलाव हो गया। अब 21 अगस्त को आएगा रिजल्ट। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के पहले दौर यानी कि राउंड 1 के सीट अलॉटमेंट की अगर बात की जाए तो उसके परिणाम की तारीख में संशोधन किया है, जिससे पहले यह रिजल्ट जो है अब 21 अगस्त 2026 को जारी किया जाएगा। कैंडिडेट अपने अलॉटमेंट स्टेटस को चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव होने वाले लिंक का उपयोग कर सकेंगे, जिसके बाद चुने हुए छात्रों को अलॉट किए गए मेडिकल कॉलेजों में तय समय सीमा के भीतर रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अब बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर में एनआरसी अपडेट की मांग की जा रही है। जेएफडी का सरकारी दफ्तरों में बाइकाट करने का ऐलान किया गया। मणिपुर में द कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन ने आगामी जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी को अपडेट करने पर पुनर्जोर की मांग की है। अपनी इस मांग को लेकर संगठन ने 20 अगस्त से राज्य और केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में कामकाज का अनिश्चितकालीन बाइकाट करने का ऐलान किया। हालांकि आम जनता की सहूलत को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पानी जैसी आवश्यक सेवाओं को इस बंद और बाइकाट के दायरे से बाहर रखा गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। इंस्टाग्राम से लेकर एक्स तक पीएम नरेंद्र मोदी नंबर 1 कैबिनेट की सोशल मीडिया परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड जारी हो गया। केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों की 1 मई से लेकर 15 अगस्त 2026 तक की सोशल मीडिया परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर रहे हैं। रिपोर्ट में इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक पर पोस्ट, लाइक, फॉलोअर्स, एंगेजमेंट के आधार पर रैंकिंग तय की गई है। इसमें कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ अन्य बड़े नेताओं के सोशल मीडिया ट्रैक्शन को भी आधार बनाया गया और रिपोर्ट के बाद मंत्रियों को सोशल मीडिया पर सक्रिय बढ़ाने और जनता के सार्थक संवाद पर जोर देने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार का जेनजी प्लान तैयार है। सभी केंद्रीय मंत्रियों को दिया गया है नया टास्क। मोदी सरकार ने युवाओं से सीधा जुड़ने के लिए 1 डे 1 यूनिवर्सिटी पहल की तैयारी कर ली है। इसके तहत केंद्रीय मंत्री हर दिन एक यूनिवर्सिटी का दौरा करके छात्रों से बातचीत करेंगे। उनकी चिंताएं व देश से जुड़े मुद्दों पर राय ली जाएगी। छात्रों को सरकार की योजनाएं और युवाओं के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी दी जाएगी। ये कार्यक्रम में सर्वे की जिम्मेवारी शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और युवा मामले व खेल मंत्री मनसुख मांडविया को सौंप दी गई है।
अब बात करते हैं अयोध्या की, तो रामलला के आभूषणों का हिसाब रखने वाले केडी तिवारी समेत 3 कर्मचारियों को हटा दिया गया। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में 3 कर्मचारियों की जिम्मेवारियों में बदलाव किया गया। केडी तिवारी, बजरंग पाठक और सोमेश को उनकी मौजूदा जिम्मेवारियों से हटाकर तीर्थ क्षेत्रपुरम में नई जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं। केडी तिवारी को रामलला के आभूषणों का हिसाब किताब, बजरंग पाठक वीआईपी प्रसाद और सोमेश यात्री सुविधा केंद्र का काम देखते थे। हालांकि ट्रस्ट ने स्पष्ट तौर पर उन्हें हटाया नहीं है, बल्कि उनके कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली में अवैध रूप से रह रहा पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार कर लिया गया। डिपोर्टेशन की तैयारी चल रही है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की एआरएससी टीम ने अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद अदनान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक अदनान के पास से भारत में रहने के लिए वैध वीजा और जरूरी दस्तावेज नहीं थे। वह दिल्ली में शेफ के तौर पर काम कर रहा था। जांच में पता चला है कि वह मई 2025 में नेपाल के रास्ते बिना किसी ऑफिशियल इमिग्रेशन प्रक्रिया के भारत में दाखिल हुआ था। संयुक्त पूछताछ और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है और भारत से उसे पाकिस्तान डिपोर्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अब बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो उम्मीदवार के साथ बस 5 छात्र, वॉल ऑफ डेमोक्रेसी पर प्रचार हो रहा है। पूरी तरह बदल गया है डीयूएसयू का चुनाव। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। नॉर्थ और साउथ कैंपस समेत प्रमुख इलाकों में 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इस बार पेरेंट पोस्टर और पर्चों पर रोक रहेगी, जबकि हाथ से बने पोस्टर सिर्फ वॉल ऑफ डेमोक्रेसी पर लगाए जा सकेंगे। प्रचार के दौरान उम्मीदवार के साथ साथ अधिकतम 5 छात्र रह सकेंगे। नियम तोड़ने पर नामांकन जो है रद्द करने पर कार्रवाई हो सकती है। अब बात करते हैं झारखंड की, तो 22 परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है। 6 को स्थगित किया गया है, जबकि 17 पर सीआईडी की जांच चल रही है। राज्य सरकार का जेएसएससी और जेपीएससी पर बड़ा एक्शन सामने आया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़ी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी है, जबकि 6 परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित किया गया। इसके अलावा 17 पुरानी परीक्षाओं में संबंधित अनियमितताओं की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। सरकार ने जेएसएससी सीजीएल की चयन प्रक्रिया भी रद्द करने का फैसला किया है, जिससे करीब 1900 से लेकर 2000 चयनित अभ्यर्थी यानी कि कैंडिडेट्स का भविष्य प्रभावित हुआ है। अब बात करते हैं सीएम सम्राट की, तो सीएम सम्राट ने जताया पीएम का आभार। कहा बिहार में बनेगा सुपरफास्ट हाईवे। केंद्र सरकार ने दी है बड़ी सौगात। केंद्रीय कैबिनेट ने NH-22 के 82.578 किलोमीटर लंबे मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर करीब 3590.73 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसे हाइब्रिड एम्यूनिटी मोड पर तैयार किया जाएगा। इससे पहले भारत और नेपाल सीमा पर स्थित सोनबरसा की मुजफ्फरपुर से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और सीमा पार व्यापार व माल परिवहन को गति मिलेगी। साथ ही जानकी पुनौरा धाम और बौद्ध सर्किट पर पहुंच आसान होने के साथ साथ उत्तर बिहार में व्यापार, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में पहाड़ ने रोका रास्ता। NH-07 पर गिरा मलबा और बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे जो है वो बंद हो गया है। उत्तराखंड में बुधवार को देवप्रयाग और कीर्तिनगर के बीच में भलेगाम के पास पहाड़ से पत्थर और मलबा सड़क पर गिरने से NH-07 बंद हो गया। मलबा आने के बाद इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया। सड़क साफ करने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। यह हाईवे 4 धाम यात्रा के लिए अहम होने के कारण के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के चलते पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग और मलबा गिरने की घटनाएं से खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में लगातार तीसरे दिन बारिश, घरों में सामान डूबा। बिहार में स्कूल नदी में बह गया। हिमाचल उत्तराखंड में 6 की मौत होगी और ब्रिज नदी में समा गया। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश और लैंडस्लाइडिंग से जनजीवन प्रभावित हुआ है। यूपी के प्रयागराज में लगातार तीसरे दिन बारिश से घरों में पानी घुस गया, जबकि रामबाग रेलवे स्टेशन के 3 ट्रैक भी जलमग्न हो गए हैं। बिहार के बगहा में गंडक नदी के कटाव से प्राथमिक स्कूल के 4 कमरे नदी में बह गए। हिमाचल और उत्तराखंड में लैंडस्लाइडिंग
फायरिंग से 6 लोगों की मौत होगी और दोनों राज्यों में 200 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। अब बढ़ते हैं टेक न्यूज की तरफ। तो अगस्त में एयरटेल के सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान आने वाले हैं। कीमत 199 रुपए से शुरू हो जाएगी। एयरटेल के सबसे सस्ते प्रीपेड प्लान 199 रुपए से शुरू होते हैं, जिसमें कॉलिंग, एसएमएस और डेटा के अलग अलग विकल्प मिलते हैं। 199 और 219 वाले प्लान जो है 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आते हैं, जबकि 469 और 489 इसके साथ साथ 548 वाले प्लान में 70 और से लेकर 84 दिन तक का चलने की वैलिडिटी होती है। साल भर की वैलिडिटी के लिए 1,849 रुपए वाला प्लान कॉलिंग एसएमएस के साथ आता है, जबकि 2,249 वाला प्लान 30 जीबी डेटा के साथ उपलब्ध है। जरूरत के हिसाब से यूजर कम कीमत वाला शॉर्ट टर्म प्लान या फिर पूरे साल की वैलिडिटी वाला विकल्प चुन सकते हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। टाटा, मारुति और हुंडई को टक्कर सीएनजी कार लाने की तैयारी में है। ये कंपनी लॉन्च करेगी एसयूवी। बात करते हैं स्कोडा की, तो स्कोडा भारतीय बाजार में सीएनजी पावर ट्रैक लाने की तैयारी कर रही है, जिसे 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया जा सकता है। कंपनी के मुताबिक सीएनजी विकल्प क्लैक, स्लाविया और खुशक जैसे मॉडल्स में आने की संभावना है। खास करके क्लैक पर कंपनी का फोकस है। मौजूदा 1.0 लीटर टर्बो इंजन 115 एचपी की पावर और 178 एनएम का टॉर्क देता है। जिसके अलावा स्कोडा 2027 में भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कार जो है पिक्स भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां आप नेता सत्येंद्र जैन समेत 5 आरोपी न्यायिक हिरासत में। 25 अगस्त को जमानत पर होगी सुनवाई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कथित दिल्ली जल बोर्ड एसटीपी घोटाला मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन समेत 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अदालत ने जैन की गिरफ्तारी को अवैध बनाने वाली याचिका भी खारिज कर दी है, जबकि अंकित श्रीवास्तव को 2 दिन के पुलिस हिरासत में लिया गया है। सभी 5 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। वहीं दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय की जमानत अर्जी पर कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी राज्य के विकास को नई गति देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी राज्य के विकास को नई गति देने के लिए अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच में सहयोग से निवेश, तकनीक, उद्योग व रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने यूपी के विकास में जापान के साथ मजबूत साझेदारी को अहम बताया है। उन्होंने भरोसा जताया कि यह सहयोग राज्य को आर्थिक और औद्योगिक रूप से और मजबूत बनाने में मदद करेगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। योगी सरकार में पिछड़े वर्गों के पारंपरिक हुनर को मिलेगा नया मुकाम। श्री अन्न कला बोर्ड पर मंथन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में भुर्जी, भोजवाला और भट्ट-भुजा समाज के पारंपरिक अनाज भूनने के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न कला बोर्ड के गठन पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित बोर्ड के जरिए कारीगरों को आधुनिक तकनीक, कौशल परीक्षण, आसान ऋण, सब्सिडी और बाजार उपलब्ध करवाने की योजनाओं पर चर्चा है। इसे ओडीओपी और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश जैसी पहलों से जोड़कर पारंपरिक हुनर को नई पहचान देने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा विश्वकर्मा कल्याण आयोग या फिर कौशल विकास बोर्ड से जुड़े प्रस्ताव भी 4 राज्यों से जानकारी जुटाने का फैसला लिया गया है। अब बात करते हैं मध्य पूर्व की। तो ईरान के जनरल ने खाड़ी देशों को दी चेतावनी, कहा हमारी नजरों से कुछ भी नहीं छुपा है। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका की सैन्य गतिविधियों में किसी भी प्रकार की मदद करने से खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहा है। अब्दुल्लाही ने चेतावनी दी है कि अमेरिका को किसी भी तरह की सैन्य सुविधा देना ईरान की नजर में अमेरिकी सेना के साथ भागीदारी माना जाएगा। उन्होंने क्षेत्रीय ठिकानों पर बड़ी संख्या में अमेरिकी सैन्य विमानों, खास करके ईंधन भरने वाले विमानों की मौजूदगी का भी जिक्र किया है। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहनों को दिया गिफ्ट और गीत गाते गाते फूलों का तारों का सबका कहना है। ये गीत गाते गाते उन्होंने बहनों को गिफ्ट दिया और 1500 के साथ मिला
₹250 का शगुन भी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मेहर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 1.25 करोड़ से ज्यादा लाडली बहनों के खाते में कुल 2,148 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। बहनों को नियमित रूप से 1,500 के साथ साथ राखी के शगुन के तौर पर एक्स्ट्रा बोनस के रूप में ₹250 भी दिए गए हैं। कार्यक्रम में सीएम ने गीत गाते हुए बहनों के प्रति स्नेह जताया और कहा कि सरकार अगले 5 साल तक लाडली बहना योजना की राशि देती रहेगी। इस दौरान मेहर में आधुनिक स्टेडियम, बड़ा अस्पताल, गौशाला और आईटीआई समेत कई विकास कार्यों की घोषणाएं भी की गई हैं। अगली बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बढ़ती उम्र का मतलब अपमान और सुरक्षा नहीं है। हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया गया। कहा गया कि बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं माता पिता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग माता पिता अपनी सुरक्षा और भरण पोषण के लिए जरूरत पड़ने पर बच्चों या बहू को घर से बेदखल कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि बढ़ती उम्र का मतलब अपमान या असुरक्षा के साथ रहना नहीं है और वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान से रहने का अधिकार है। लखनऊ के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए ट्रिब्यूनल में बेदखली आदेश को सही माना है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2007 के कानून के तहत वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मैनेजमेंट ट्रिब्यूनल ऐसे जरूरी आदेश जारी कर सकता है। अब बात करते हैं खेल जगत की। तो सुथार के 10 विकेट से भारत 165 रन से जीता। श्रीलंका के आखिरी 4 विकेट 10 गेंद में गिर पड़े। पिडिकल प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। भारत ने गोल स्टेट में श्रीलंका को 165 रन से हराकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में 206 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की जीत के हीरो मानव सुधार रहे हैं, जिन्होंने मैच में कुल 10 विकेट लिए। आखिरी 4 विकेट सिर्फ 10 गेंदों में झटके हैं। देवदत्त की 167 रन की शानदार पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां इमरान खान से बहन और पत्नी ने जेल में की मुलाकात। 9 महीने बाद मिली नौरीन। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से उनकी बहन नौरीन न्यासी और पत्नी बुशरा बीवी ने अडियाला जेल में मुलाकात की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई इस मुलाकात में परिवार ने इमरान की सेहत के बारे में जानकारी ली। उन्हें इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजे जाने के लिए कोर्ट के निर्देश से अवगत कराया है। नौरीन करीब 9 महीने बाद अपने भाई से मिली है। उनकी मुलाकात लगभग 15 मिनट चली। वहीं इमरान और बुशरा बीवी के बीच में करीब 30 से 35 मिनट तक बातचीत हुई है। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां आजम खान को परेशान देखना चाहते हैं अखिलेश यादव। सपा नेता के ठिकानों पर ईडी छापेमारी पर एनडीए नेता ने जताया दर्द। सपा नेता आजम खान से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एनडीए नेता और सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भी आजम खान को परेशान देखना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए जोहर यूनिवर्सिटी को बचाने की मांग की है। अखिलेश यादव ने भी ईडी की कार्रवाई को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि एजेंसी यूनिवर्सिटी बनाने वालों को निशाना बना रही है। वहीं अगली बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है। तमिलनाडु में विधायकों को नई कार, 75,000 भत्ता मिलेगा। महिला विधायक ने सदन में गाना गाकर धन्यवाद किया। छात्रों के प्रदर्शन पर रोक वाला निर्देश वापस ले लिया गया। तमिलनाडु सरकार ने सभी विधायकों को नई सरकारी कार देने के साथ साथ रखरखाव, ईंधन व ड्राइवर के लिए 75,000 मासिक भत्ता देने का ऐलान किया। इसके अलावा असिस्टेंट रखने के लिए 25,000 भत्ता मिलेगा। सरकार ने ट्रांसजेंडर का बीमा कवर 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख और अविन दूध की खरीद कीमत जो है ₹38 से बढ़ाकर ₹41 प्रति लीटर कर दिए। वहीं छात्रों को राजनीतिक प्रदर्शनों में शामिल होने से रोकने वाला विवादित आदेश 1 दिन के बाद वापस ले लिया गया। अब बात करते हैं तमिलनाडु के थलपति वीजा की। तो तमिलनाडु में फॉर्म में दिख रहे हैं थलपति वीजा। क्या मोदी सरकार में डीएमके की होगी एंट्री, जानते हैं इस बुलेटिन में। तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और बीजेपी के बीच में संभावित नजदीकियों को लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं। मीडिया रिपोर्टर्स ने दावा किया है कि केंद्र की मोदी सरकार डीएमके को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की कोशिश कर रही है। हालांकि डीएमके और बीजेपी के बीच में गठबंधन की राह में वैचारिक और राजनीतिक मतभेद सबसे बड़ी बाधा माना जा रहा है।
डीएमके के कमजोर होने और राज्य की बदलती सियासी परिस्थितियों के बीच में दोनों दलों के बीच में संभावित समझौते को लेकर अटकलें तेज होती नजर आ रही हैं। अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ में जल्द लागू होगा विम्स, फटाफट होंगे निर्माण कार्य और डिप्टी सीएम साहब ने गिनाई विभागीय उपलब्धियां। छत्तीसगढ़ में लोक निर्माण विभाग के कामकाज को लेकर तेज और पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही विम्स यानी कि वर्क एंड अकाउंट मॉनिटरिंग इंटीग्रेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने बताया कि पिछले 2.5 साल में पीडब्ल्यूडी को 12,666 करोड़ से अधिक के 1,572 कार्यों की मंजूरी मिली है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही 9,129 करोड़ के 993 निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई है, जो पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक है। इसके अलावा विभाग में 7 नए संभागीय और 12 नए उप संभागीय कार्यक्रमों की शुरुआत भी की गई है। अगली बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश मंडी से आ रही है, जहां 150 ग्राम चर्च के साथ पकड़े गए कांगड़ा के 2 युवकों को 4 साल की जेल हो गई है। मंडी के 150 ग्राम चर्च रखने के मामले में अदालत ने कांगड़ा निवासी 2 युवकों को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश सरकाघाट व जोगिंदर नगर कैंप की अदालत ने दोनों पर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा और मामला 2018 का है, जब जोगिंदर नगर पुलिस ने स्कूटी सवार दोनों युवकों से चर्च बरामद की थी। बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां उत्तराखंड में एफडीए की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। 12 दिनों में 88 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है, 10 पर लगाया गया है ताला। उत्तराखंड में एफडीए ने अमानकीकृत डेयरी, एनालॉग और गैर दुग्ध उत्पादों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। 7 से लेकर 18 अगस्त के बीच में 88 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी करके 88 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। कार्रवाई के दौरान करीब 100 किलो एनालॉग पनीर नष्ट किया गया, जबकि लापरवाही मिलने पर 10 से ज्यादा प्रतिष्ठानों को बंद करवाया गया। एफडीए अब खाद्य गुणवत्ता के साथ साथ स्वच्छता, लाइसेंस, कच्चे माल और बिलों की जांच भी कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक मिलावटी उत्पादों की सप्लाई चेन का पता लगाकर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच अगली बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां जेपीएससी केस में सोरेन सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है। उसकी आज सुनवाई होगी। जेपीएससी की 11वीं और 13वीं परीक्षा रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ सफल कैंडिडेट्स हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। सफल कैंडिडेट्स की ओर से सरकार के फैसले के खिलाफ कुल 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा रद्द मामले में भी याचिका दाखिल की गई है। तीनों याचिकाओं पर आज ही के दिन यानी कि गुरुवार 20 अगस्त को सुनवाई होगी। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।